जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे हैं हिंदी में हमने कई सारे चैप्टरों को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ के आ रहे थे वर्णमाला चैप्टर को पढ़ रहे थे। वर्णमाला चैप्टर में हमने स्वर को पूर्ण रूप से पढ़ लिया था शनिवार को। उसके बाद संडे क्लास ऑफ थी। मंडे को थोड़ा बिजी होने के नाते किसी और काम में व्यस्त था तो क्लास नहीं हो पाई थी। और सबसे बड़ी बात, जब आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। तो आज हम सभी पढ़ेंगे वर्णमाला के अंतर्गत ही व्यंजन को, क्योंकि हमने स्वर को पूर्ण रूप से पढ़ लिया था। क्या पढ़ेंगे आज? व्यंजन को पढ़ेंगे, और व्यंजन को हम आज पूर्ण रूप से पढ़कर समाप्त कर लेंगे। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वर की आवश्यकता होती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे व्यंजन के भेद को, और उन भेद के अंदर भी जो भी और भेद होते हैं उन्हें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा लिखते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की आवश्यकता होती है उसे व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे हम का, खा, गा, घा बोलते हैं तो लास्ट में आ जैसी ध्वनि हमें सुनाई देती है, यानी उसमें आ वर्ण मिला होता है। अगर शुद्ध व्यंजन की बात करें तो शुद्ध व्यंजन जब भी होता है तो वो इस प्रकार से लिखा जाता है। कोई भी व्यंजन हो, शुद्ध व्यंजन अगर होगा तो, क्योंकि का फिर खा तो इस प्रकार से लिखा होता है। कभी कभी किसी पहाड़े में आप देखे होंगे, जो हिंदी का पहाड़ा आता था बचपन में पहले पढ़ते थे, उसमें इस प्रकार भी लिखा जाता था। वो शुद्ध व्यंजन होते थे। जैसे हम कोई भी व्यंजन होता है तो उनको हम देखते हैं क्या कि जिसे हम 12 खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम 12 खाड़ी बोलते हैं, यानी कक्का, किक्की, कुक्कू, केका, केकाऊ, कंकहा, इस प्रकार से। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी व्यंजन ले लो, उसमें क्या होता है, कोई ना कोई स्वर आया हुआ होता है। यानी व्यंजन कोई भी होगा उसमें कोई ना कोई स्वर जरूर समाहित होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि व्यंजन, क्वेश्चन पूछे तब कि व्यंजन एक परतंत्र इकाई है। और स्वर क्या था कि स्वर एक स्वतंत्र इकाई होता था। क्या? स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता था, यानी उसको किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन व्यंजन में क्या होता, उन्हें स्वर की आवश्यकता होती है। अब हम क्या देखेंगे कि व्यंजन के भेद। क्या देखेंगे? व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के भेद में अगर हम देखें तो व्यंजन के 2 भेद होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि व्यंजन के 2 भेद होते हैं। क्या? व्यंजन के 2 भेद होते हैं। अब वो 2 भेद कौन कौन से होते हैं हमें यह जानना है। तो पहला क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान के आधार पर। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा का क्या हो जाएगा?
प्रयत्न विधि के आधार पर। क्या हो जाएगा? प्रयत्न विधि के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला लिखते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। और दूसरा क्या होगा? दूसरा होता है प्रयत्न विधि के आधार पर, प्रयत्न विधि के आधार पर। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? उच्चारण स्थान के आधार पर। अब जैसे हमने स्वर को भी पढ़ा था उच्चारण स्थान के आधार पर, इसी प्रकार हम व्यंजन को भी पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। क्योंकि हमारा जो मुख होता है, गला होता है, वहाँ कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, ओष्ठ होता है, तो सॉरी होता है। तो क्या होगा कि जब हम किसी न किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो वह हमारे जिह्वा के माध्यम से किसी न किसी भाग को टच करके निकलेगा। तो जो वर्ण जहाँ से टच करके निकलता है उसे ही हम उस वर्ण का उसका स्थान दे देते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। क्या है पहला? उच्चारण स्थान के आधार पर। आप सभी क्या करना है कि पूर्ण रूप से विश्वास बना के पढ़ना है। आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता वहाँ ना पढ़ो, लेकिन आप क्या करते हैं कि उस टीचर के ऊपर विश्वास बनाते हैं। तो आप मुझे मेरे ऊपर भी विश्वास बना कर चलिएगा। मैं जो भी करूँगा मैं 100% देने का प्रयास करूँगा। अब हमें पढ़ना है उच्चारण स्थान के आधार पर। अब उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होता है कि इसके अंतर्गत सबसे पहला जो आएगा वह आएगा स्पर्शी व्यंजन। क्या आ जाएगा? स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन क्यों कहा गया है यह हमें देखना है। इसकी परिभाषा को हम पहले समझ लेंगे और समझने के बाद डायरेक्ट स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं हम वहाँ देखेंगे। अब क्या होगा कि मैं परिभाषा को आपको बता दूंगा और परिभाषा को नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप सभी कई बार कहीं न कहीं से पढ़ चुके होंगे और पहले भी मैंने पढ़ा चुका हूँ। लेकिन अब क्या करना है कि एक प्रकार से आपको यहाँ हर चैप्टर का रिवीजन कराया जा रहा है। उसके बाद जब हो सकेगा तो जिस प्रकार से आप लोगों को सहयोग मिलेगा तो फिर आपको हर चैप्टर का या फिर मिक्स प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। तो स्पर्शी व्यंजन होता है, क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन। अब इसे हम स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं? जो हमारी जिह्वा होती है वह कहीं ना कहीं यानी किसी न किसी भाग को टच करके निकलती है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, इस प्रकार से। तो जब टच करके निकलती है तो इसीलिए स्पर्श करके निकलती है। क्या? स्पर्श करके निकलती है, इसीलिए हम इसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत भी कई सारे आएंगे। तो इसमें सबसे पहला है कंठ वर्ण। कंठ व्यंजन क्या आ जाएगा? कंठ। कंठ व्यंजन कह सकते हैं, या हम व्यंजन पढ़ ही रहे हैं तो कंठ केवल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? केवल कंठ लिखते हैं। क्या लिखेंगे? कंठ आ जाएगा। अब कंठ के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से वर्ण आएगा यह हमें देखना है। अब कंठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएगा? का, खा, गा, घा, अंगा। क्या आएगा? का, खा, गा, घा, अंगा। यानी जो पहली लाइन होती है वह आएगा। अब पहली लाइन का जो पहला वर्ण होता है वह होता है का। यानी अगर हम देखें तो हमें
यानी जो हम होते हैं, हमारा परिवार होता है, तो उस परिवार में क्या होता है कि हमारे माता पिता भाई बहन होते हैं। लेकिन अगर उस परिवार का नेतृत्व कौन करता है, पिताजी करते हैं। अगर पिता नहीं होते तब माता करते हैं। तो इसमें क्या है कि का वर्ण पहले आता है, तो समझ लीजिए कि का अपने परिवार का या अपनी लाइन का नेतृत्व कर रहा है, तो इसलिए हम इसे कंठ व्यंजन कहते हैं, या हम कह देते हैं क्या, का वर्ग कह देते हैं। क्या कहते हैं, का वर्ग कह देते हैं। अब का वर्ग के अंतर्गत जो जो वर्ण आते हैं उन्हें हमें लिख लेना है। क्या आता है, का, खा, गा, घा और आप सभी जानते हैं क्या आता है, अंगा। तो ये हमारा कंठ व्यंजन हो जाएगा, या का वर्ग कह देंगे। का वर्ग के अंतर्गत ये 5 वर्ण आते हैं। इसके बाद आता है तालव्य। क्या आएगा, तालव्य, या फिर इसी को तालु भी कहा जाता है। अब जैसे का वर्ग होता है उसी प्रकार से तालव्य में चा वर्ग होगा। क्या होगा, चा वर्ग। अब चा वर्ग होगा। अब चा वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं उन्हें हमें लिखना है, पढ़ना है। तो चा वर्ण के अंतर्गत चा हो जाएगा और छा हो जाएगा, जा और झा और फिर आता है इया। तो इसके बाद क्या हमने पढ़ा, कंठ स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत कंठ पढ़ा और तालु पढ़ा, या तालव्य कह सकते हैं, तालु कह सकते हैं। अब तीसरा क्या होगा, मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा, या इसी को हम मूर्धा भी कह सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मूर्धन्य लिखेंगे। अब मूर्धन्य में क्या होगा, जैसे कंठ में का वर्ग आ गया और तालव्य में चा वर्ग आया, तो मूर्धन्य में चा के बाद टा की लाइन आती है, तो हम क्या लिख देंगे, टा वर्ग लिख देंगे। अब टा वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं हमें वही पढ़ना है। तो टा वर्ण के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा और अड़ा आ जाता है। कंठ हो गया, तालव्य हो गया और मूर्धा हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा दंत व्यंजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दंत व्यंजन आ जाएगा। अब दंत व्यंजन के अंतर्गत कौन सा या कौन कौन से वर्ण आएंगे। अब ता के बाद कौन सी लाइन आती है, ता था दाधा ना वाली लाइन आती है, तो हम ता वर्ग कह देंगे। क्या कह देंगे, ता वर्ग कह देंगे। अब जैसे क्या होता है कि कुछ वर्णों को हम बहुत ही आसानी से प्रयोग के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे का खागा घा का उच्चारण करेंगे तो हमारा जो कंठ होता है वहाँ पर अगर हाथ रख कर बोलें तो क्या होगा कि थोड़ा कंपन जैसा महसूस होगा। ठीक उसी प्रकार चाछा जाघा का उच्चारण जब करेंगे तो जो तालु वाला भाग होता है, हम ध्यान देंगे तो हमारी जो जिह्वा होगी, जो जीभ होगी, वह तालु को चाहे थोड़ा ही टच करे, वह क्या करती है, वह टच करती है। ठीक उसी प्रकार जब हम मूर्धा का यानी मूर्धन्य का यानी टा वर्ग का उच्चारण करते हैं तो जिस स्थान पर मूर्धा होता है हमारी जीभ वहाँ ही जाके टच करती है, स्पर्श करती है। अब आता है दंत। दंत व्यंजन, और दंत व्यंजन को जब हम उच्चारण करेंगे, ताथा दाधना का उच्चारण करें तो हमारी जीभ दांत में अवश्य टच होगी। जब भी हम अगर सोचें कि दांत में ना टच कराएं तो हम दंत जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो दंत व्यंजन के अंतर्गत क्या आ जाएगा, ता, था, दा, धा और ना आ जाएगा। ये हो गए स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत। अब आता है स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत ही ओष्ठ व्यंजन। क्या आ जाएगा, ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन। अब ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत क्या आता है, पा फा बा भा मा। जैसे पा फा बा मा का उच्चारण हम करते हैं तो हमारे दोनों ओंठ आपस में टच होते हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे पा वर्ग। क्या कर देंगे, पा वर्ग कह देते हैं या पा वर्ग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा कि पा, फा, बा, भा और मा हो जाएगा। ये हमारे हो जाएंगे क्या, स्पर्शी व्यंजन हो जाते हैं।
अगर आपसे पूछे स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी देख रहे हैं कितनी हो गई, 5, 5, 10, 15, 20, 25, कितनी हो गई स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 25 हो जाती है। अगर इन्हीं को देखें क्या कि इस लाइन में 5, इस लाइन में 5, 5, 5, तो क्या होता है, एक वर्ग बनता है। क्या वर्ग बनता है, और वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इन सारे वर्णों को, जो 25 वर्ण हैं, इसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो आपको समझना है, आप समझिएगा, और अलग से भी आप चाहिए तो लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिखते हैं तो आप इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। इनको क्या बोलेंगे, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब आप यहीं पे अगर समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं, जब हम अंगा, ण, न और माँ का उच्चारण करते हैं तो ये क्या होता है कि हमारे नाक द्वारा उच्चारण होता है। क्या हमारे नाक से भी इनका उच्चारण करते हैं, जो ये आखिरी के 5 हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, अनुनासिक व्यंजन भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, अनुनासिक व्यंजन भी इन्हें हम कहेंगे। और क्या होगा कि जैसे कंठ है, तो कंठ के अंतर्गत ये 5 तो आएंगे ही। क्या ये 5 तो आते ही हैं, लेकिन और भी व्यंजन होते हैं। क्या और भी अभी बचे हुए हैं जो व्यंजन, तो वो भी आ सकते हैं। तो अब क्या करते हैं कि उन जो बचे हुए व्यंजन हैं उनको भी देख लेते हैं, कौन कहाँ से उच्चारित होता है, क्योंकि वह हमसे क्वेश्चन तो पूछेगा ही। और जैसे अब कंठ के अंतर्गत इन 5 के अलावा और क्या आएगा, यह हमें देखना है। तो इन 5 के अलावा आप देखते हैं जिसे विसर्ग कहते हैं, अह। तो हा जैसी ध्वनि आई, तो इसमें अह और हा, क्या ये 2 वर्ण भी कंठ से बोले जाते हैं। क्या इन दोनों वर्णों का उच्चारण भी कंठ के द्वारा होता है। अब आते हैं तालव्य में। अब तालव्य के अंतर्गत और क्या वर्ण आता है, एक होता है हमारा क्या, ये सा होता है। तो इस सा को हम तालव्य सा कहते हैं। क्या कहते हैं, तालव्य सा कहते हैं। अगर या जो होता है, या भी हमारा तालव्य के अंतर्गत आता है। अगर क्वेश्चन आपसे लेंदी करके पूछा या कठिन करके पूछना चालू किया तो यहाँ से भी आ जाएगा। आपको तालव्य सा तो पता होगा कि इसका उच्चारण तालु से होता है, लेकिन या का उच्चारण हो सकता है सबको ना पता हो। ठीक उसी प्रकार हा का उच्चारण कहाँ से होता है, यह भी आपको हो सकता है कन्फ्यूजन में ला दे। लेकिन अब आप यहाँ से पढ़ चुके हैं तो मुझे लगता है यह कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप हमेशा सही टिक करेंगे। उसके बाद आता है ये मूर्धा में। मूर्धा के अंतर्गत क्या आएगा, ये वाला सा आएगा। इसको क्या बोलते हैं, कभी कभी गांव में पेटचिरवा वाला सा बोलते हैं। तो ये जो सा होता है इसे मूर्धन्य सा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मूर्धन्य सा कहते हैं। और मूर्धा के अंतर्गत और कौन से वर्ण आएंगे यह भी आप देख लीजिएगा। एक जो ड़ा बोलते हैं, क्या ड़ा बोलते हैं, एक जो ढ़ा बोलते हैं, और दूसरा क्या आएगा, इसी के अंतर्गत रा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रा आ जाएगा। तो मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत ये सभी आएंगे। आपको ये जो वर्गीय व्यंजन होते हैं ये तो आपको पता होता है, बाकी ये जो होता है इधर जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, यह बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता है। अगर आप क्लास को पूरी देखेंगे तो उम्मीद है कुछ ना कुछ आप अवश्य जान जाएंगे, और अगर जानते भी रहेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब आते हैं दंत सा में। अब आता है दंत में। दंत के अंतर्गत ये जो सा होता है इसे दंती सा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे दंत सा कहते हैं। और इसके अंतर्गत एक तो जा आता है, कौन सा जा आएगा, जो नीचे नुक्ता रहेगा, और एक ला आता है। क्या आता है, ला आता है। तो ये आपको अलग से जानकारी मिली है इतनी। तो ये हो गया आपका स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत। अब आपको ये जो इतना कर रहा हूँ
इन्हीं को क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर ना लिखे हों तो इसे लिख लीजिएगा, क्या, वर्गीय व्यंजन। क्या बोलेंगे, वर्गीय व्यंजन। और इन्हीं को स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाएगा, क्योंकि हम स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत ही पढ़ रहे थे। अब हम आगे चलते हैं। अभी उच्चारण स्थान के अंतर्गत ही हम पढ़ने वाले हैं। अगर क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, आधे घंटे तक रखेंगे, अगर आप देखेंगे 40 मिनट में पूरा समाप्त होता है तो क्लास को 40 मिनट कर लेंगे, अन्यथा इसको व्यंजन को एक पार्ट में हम और कर लेंगे। तो हमने यहाँ तक देखा है, कहाँ तक, स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत इन सभी को। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। क्या आता है, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत ही था, उच्चारण स्थान के अंतर्गत स्पर्शी व्यंजन, और दूसरा क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, यह हमें देखना है। अंतस्थ व्यंजन यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा कंठ, तालु, मूर्धा को स्पर्श करे, लेकिन पूर्ण रूप से न करे। क्या, पूर्ण रूप से न करे, लेकिन हमें लगे कि कर रहा है, तो इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, यह हमें देखना है। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या, रा, ला और वा आता है। क्या आता है, या, रा, ला और वा आता है। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। क्या है, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु तो निकलती है, लेकिन रगड़ कर निकले, यानी थोड़ी गर्म वायु निकले, तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो इसके अंतर्गत तीनों सा और हा आ जाएगा। तीनों सा मतलब तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा, और हमारा हा वर्ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हा वर्ण आ जाएगा। अब क्या है, इसी को ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। किसको, इन्हीं को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसी के अंतर्गत क्या, संयुक्त व्यंजन। क्या देखेंगे, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, यह देखना है। यानी जो वर्ण, क्या, कि जो वर्ण या जो व्यंजन दो वर्णों से मिलकर बनेगा। क्या, दो वर्णों से मिलकर बनेगा, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। जैसे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे, कि अंतस्थ व्यंजन है या नहीं है, तो कोई ऑप्शन में एक रहेगा, यानी है पूछेगा तो कोई एक, नहीं है तो इसमें से तीन रहेगा, कोई एक दूसरा रहेगा। या अंतस्थ व्यंजन की संख्या पूछी जा सकती है। ठीक उसी प्रकार ऊष्म व्यंजन की संख्या या संघर्षी व्यंजन की संख्या, या ऊष्म व्यंजन है या संघर्षी व्यंजन है, या ऊष्म व्यंजन नहीं है, संघर्षी व्यंजन नहीं है। अब आते हैं हम संयुक्त व्यंजन। क्या, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे छ, त्र, ज्ञ और
पढ़ेंगे श्रा को, श्रा को। क्या पढ़ेंगे? श्रा को। तो अब आप देख लिए कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ण हो गए? 4 वर्ण हो जाते हैं। क्या? 4 वर्ण हो जाते हैं। अब ये जो छा है इसको देखना है कि कौन कौन से वर्ण से मिलकर बना होता है। तो जो छा होता है वह 2 व्यंजन से मिलकर बना होता है। एक तो का लेकिन अधूरा का, क्या? अधूरा का। और दूसरा होता है मूर्धन्य शा। क्या होता है? मूर्धन्य शा। तो जो शा होता है वह का और शा से मिलकर बना होता है। फिर आता है त्रा। त्रा जो है वह ता और रा से मिलकर बना होता है। क्या? त्रा जो है ता और रा से मिलकर बना होता है। उसके बाद आता है ज्ञा। हम बोलते ज्ञा है तो हमें लगता है गा, लेकिन इसका सही उच्चारण ज्ञा ना होके ज्या होता है। क्या होता है? ज्ञा ना होके ज्या होता है। क्यों? क्योंकि जो जिसे हम ज्ञा कहते हैं वो ज्या होता है। ज्या होता है मतलब यहाँ ज्ञा, ज्ञा मतलब गा नहीं होता है। ज्या मतलब ज्या, जा यानी जा होगा और जिसे हम इया कहते हैं। क्या? इया कहते हैं। इनसे मिलकर बना होता है। तो अब आप देखें जा है तो ज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ज्या। लेकिन हम बचपन से ही ज्ञा पढ़ते आते हैं तो इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि हम सही उच्चारण कहीं कर पाते हैं और कहीं नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बचपन से ही हम पढ़ते रहते वही हमें रट जाता है। अब आता है श्रा। क्या आया? श्रा। तो श्रा का जो उच्चारण होगा श्रा होगा। तो जैसे इसके अंतर्गत ये तालव्य शा हो जाएगा और रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालव्य शा हो जाएगा और रा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में यहाँ तक आई होगी। तो हमने पढ़ा आज व्यंजन में उच्चारण स्थान के आधार पर। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अब देखते हैं कि आप कितना सहयोग करते हैं, कितना शेयर करते हैं। चैप्टर वर्णमाला है, सब्जेक्ट हमारा हिंदी है। आप सभी अगर चाहें तो सहयोग बहुत अधिक कर सकते हैं। मानता हूँ सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही सरल माना जाता है, लेकिन अगर आप सहयोग करना चाहें तो आप खाना बनाते समय, लेटते हुए, बैठते हुए, किसी भी टाइम, आपको जब भी टाइम मिले आप क्लास को चालू कर सकते हैं। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं कम समय में। तो अब उम्मीद है आप अधिक से अधिक सहयोग करेंगे। अब हमें पढ़ना क्या है व्यंजन में ही, कल पढ़ेंगे प्रयत्न विधि के आधार पर। क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम अब कल क्लास करेंगे प्रयत्न विधि के आधार पर। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।